नमस्कार सभी को। और मैं सफल बिसेन आज आपके सामने लेके आए हैं लेक्चर नंबर 26 स्पीयर्स का। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हम क्वेश्चन नंबर 11 कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ एक अलग तरह का क्वेश्चन है जिसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा इमेजिनेशन बेस्ड है। तो इसमें हमें डायग्राम बना के आपको दिखाना पड़ेगा कि किस तरह से चीजें कैसे हो रही हैं यहाँ पे। तो अगर हम क्वेश्चन पढ़े तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए और अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है कि A इज ए पॉइंट ऑन OX। OX क्या है यहाँ पे? OX हमारी x एक्सेस को कहा गया है। एंड B ऑन OY, और हमारी y एक्सेस पे एक पॉइंट है B। तो चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारी बनी y एक्सेस, ये हमारी बनी x एक्सेस। ये हमारी x एक्सेस बनी और ये हमारी y एक्सेस बनी। इसको x दिया, इसको O दिया, इसको y दिया, ठीक है। और ये हमारी z एक्सेस मान लेते हैं, z बनी। तो क्या रहा है कि हमारी OX एक्सेस पे एक पॉइंट है A। कोई पॉइंट हमने यहाँ पे A बना लिया और B पॉइंट है हमारा OY एक्सेस पे, तो यहाँ पे कोई पॉइंट हमने B बना लिया। ये हमने अभी दो पॉइंट हमारे A और B हमने बना लिए। सो दैट द एंगल OAB, OA और B, ये जो हमारा एंगल है इज कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू अल्फा। हमेशा कांस्टेंट रहेगा और कितना रहेगा? अल्फा रहेगा। ऑन AB पे, ये जो हमारी लाइन AB है, एज डायमीटर अ सर्कल इज डिस्क्राइब्ड। इस AB को एज अ डायमीटर, एक डायमीटर की तरह लेके एक सर्कल डिस्क्राइब किया गया है। whose plane is parallel to OZ। अब सर्कल कैसा होता है? सर्कल हमारा कोई स्पीयर का और उस पे पड़ रहे प्लेन के इंटरसेक्शन से बनता है ना। इस तरह से हमारा सर्कल कुछ बनता है कि ये स्पीयर रहता है हमारा और प्लेन रहता है और उसके इंटरसेक्शन से हमारा सर्कल क्रिएट हो रहा होता है। अब यहां पे अगर हम बात को देखें तो क्या कह रहा है कि ऑन AB एज अ डायमीटर, AB को एक डायमीटर की तरह लेते हुए एक सर्कल डिस्क्राइब किया गया है, एक सर्कल बताया गया है जिसका प्लेन, जिसका ये जो प्लेन है ये वाला, वो किसके पैरेलल है? OZ एक्सेस के पैरेलल है। OZ एक्सेस के पैरेलल एक प्लेन है, ठीक। ऐसे OZ एक्सेस के पैरेलल मतलब कि एक प्लेन है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक। तो OZ एक्सेस के पैरेलल एक प्लेन है। इस AB को डायमीटर मानते हुए एक ऐसा सर्कल बना है जो कि हमारे जिस सर्कल का जो प्लेन है वो OZ एक्सेस के पैरेलल है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो सर्कल है हमारा वो भी हमारे OZ एक्सेस के पैरेलल होगा, ठीक। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रूव दैट एज AB वेरीज द सर्कल जनरेट्स कोन दिस। जैसे जैसे हमारा AB वेरी करेगा वैसे वैसे हमारा जो सर्कल होगा वो हमारा कोन जनरेट करेगा। तो पहले तो आपको यहां पे समझना होगा कि हमारा जो सर्कल है वो बन किस तरह रहा है, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से वो सर्कल कोन को जनरेट कर रहा है। तो अभी के लिए मैं ये अल्फा मिटा दे रहा हूं। कांस्टेंट एंगल है ये, ठीक। ये एंगल चेंज नहीं होगा। तो इस पे जो सर्कल आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। मान रहे कि नहीं? और ये सर्कल OZ प्लेन के पैरेलल है, ठीक। आपको इस डायरेक्शन में देखना है।
अब अगर हम ए बी को छोटा कर दिए, ए बी अगर वेरी कर रहा है, यानी कि ए यहां कहीं होता कोई पॉइंट, अगर ये और ये, तो हमारा जो सर्कल होता वो कैसे होता, ऐसे होता है ना। एंगल सेम रहता, एंगल सेम रहता, इस बार भी अल्फा रहता, इस बार भी अल्फा रहता। ठीक, फिर अगर हमारा ए और बी यहां होता, ए यहां होता, बी यहां होता, तो हमारा सर्कल कुछ ऐसे बनता, और यहां होता तो हमारा सर्कल कुछ ऐसे बनता, यहां होता सर्कल कुछ ऐसे बनता, यहां। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्या तैयार हो रहा है, ये हमारा एक तैयार हो रहा है कोण, है ना। ये एक कोण टाइप का हमारा जो है प्रिपेयर कर रहा है। तो यही हमको दिखाना है कि अगर हम ए बी को वेरी कराएंगे, ठीक, तो हमारा जो सर्कल है, ये सारे सर्कल हैं, ये क्या जनरेट कर देंगे, कोण जनरेट कर देंगे हमारे। ठीक, तो आइए चलिए हम इसका सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन में क्या प्रूव करने को कह रहा है और क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है। तो इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले ये फिगर आपको समझ में आ गया। अब इस फिगर को हम थोड़ा छोटा करके साइड में बना देते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन के साथ साथ जो फिगर हमको बनाना है। ये फिगर आपके इसलिए है ताकि आप इमेजिन, एटलीस्ट आपके दिमाग में इमेजिन रहे कि क्या चीज चल रही है और क्या चीज मतलब ये बोला है। एक ज्योमेट्रिकल कह सकते हैं मीनिंग आपको पता हो क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन किस ज्योमेट्री पे बेस्ड है, मतलब ज्योमेट्रिकल फिगर इस क्वेश्चन का क्या है। देखिए डायग्राम वाले क्वेश्चन में ना दिक्कत ये होती है कि डायग्राम पे टाइम थोड़ा देना पड़ता है। क्योंकि डायग्राम एक तो बोर्ड पे बन जाए वो बहुत मुश्किल होता है, और प्लस बोर्ड पे बना के वो थ्री डी डायग्राम रहते हैं और 2D उनका बनाना पड़ता है उनको, और 2D में बना के आपको समझा देना वो मुश्किल होता है, और बोर्ड पे तो ऐसे भी नहीं बनता ढंग से, कॉपी पेन पे हो तो एक बार बन भी जाए। बोर्ड पे ये सहूलियत रहती है कि आप इरेज कर सकते हो अगर गलती हो जाए तो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये कोण किस तरह से बन रहा है। ये एक्स वाई जेड एक्सेस, ये ए ये बी, ठीक, और ये भी आप बना लीजिए कि ये ए बी लाइन है। अब चलिए हम अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा फिगर था, हम फिगर यहाँ पे फिर से बना रहे हैं। हमको कहा गया था ये हमारा पॉइंट है ए और ये हमारा पॉइंट है वाई एक्सेस पे बी। ये वाई एक्सेस थी, ये एक्स एक्सेस थी और ये जेड एक्सेस थी, और ये ओरिजिन था ओ। ठीक, हमको बताया गया था ये एंगल हमारा कितना है, अल्फा एंगल है ये। अब देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, कंसीडर करना होगा हमारे ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या मानते हैं, ए क्वामा जीरो क्वामा जीरो, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं, जीरो क्वामा बी क्वामा जीरो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने शुरू में ही ए और बी को खुद से माना है, तो लास्ट में अगर हमको जो है लास्ट में वो लेना पड़ेगा, क्या कहते हैं, लोकस लेना पड़ेगा, तभी हमारा ये जो है जनरेट होता हुआ दिखेगा। तो जब हम लोकस लेंगे तो हमें ए और बी को ही एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि हमने ए और बी को पहले खुद से माना है, कहीं हमें दिया नहीं था। ठीक, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि let the coordinates of the point
let the coordinates of the points a 0, 0 and b 0, b, 0, ठीक, ये हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। अब इसके बाद हमको क्या करना है, देखिए अब पहले तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले स्पीयर की हमें इक्वेशन बतानी होगी। देखिए ओवरऑल हमको क्या करना है, एक सर्कल यहाँ पे डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है। तो सर्कल डिस्क्राइब करने के लिए हमें, अगर हमें सर्कल डिस्क्राइब करना है इस तरह का, तो हमें सर्कल डिस्क्राइब करने के लिए उस सर्कल से पास होने वाला स्पीयर प्लस वो प्लेन भी हमको बताना रहता है। तो सबसे पहले हम स्पीयर बताते हैं, ठीक। तो स्पीयर बताने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ऐसा स्पीयर ले लेंगे जिसका डायमीटर हमारा क्या हो, ए बी हो, ठीक, ए बी हमारा जिसका डायमीटर हो। सो इक्वेशन ऑफ द स्पीयर whose डायमीटर जिसका क्या है ए बी, whose डायमीटर इज ए बी। अब इस तरह के सर्कल की इक्वेशन कैसे, अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, एक जगह मैंने नोट करके लिखवाया था कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर गिवन, ठीक। तो यहां पे अब उस चीज का यूज होगा। तो ये हम कैसे यूज करेंगे, देखिए अब मैं बता भी दूं कि देखिए अगर आपको सर्कल इसको ही स्पीयर दिया है और इसका एंड पॉइंट्स दिए हैं मान लीजिए डायमीटर के, ठीक, इसका कुछ एक्स वाई जेड है और इसका कुछ ए बी सी है, ठीक। तो इसका सेंटर आपको निकालना होता है। अब सेंटर अगर सर्किल का पता लग गया तो यानी आपको क्या पता लग गया, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू पता लग गया। तो माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू से आप जो है आराम से अपना सर्कल निकाल सकते हो, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सर्कल की इक्वेशन एटलीस्ट लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो है एक्स वाई जेड और ए बी सी हमको पता है। अब हमें बस सेंटर, और किस तरह से लिख सकते हो, माइनस एक, ये हमें पता लग गया, ठीक। तो सर्कल की इक्वेशन हम उस तरह से लिख सकते हैं ना कि अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, रेडियस के। तो हमें याद है ना, आपको हमने बताया था एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये भी एक स्पीयर की इक्वेशन होती है। ये सब स्पीयर के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया था, तो उसी का अब यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फालतू जो है उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहाँ पे। जो रिवाइज कर रहे होंगे उनको एकदम आसानी से, इनको ये सब समझने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट समझ जाएंगे कि कैसे आया। तो इक्वेशन ऑफ द स्पीयर हुज डायमीटर इज ए बी, वो हमारा कैसे लिखा जाएगा, x माइनस मिड पॉइंट यानी कि सेंटर ऑफ द स्पीयर। तो मिड पॉइंट क्या होगा, a प्लस 0/2 यानी a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस, अब की बार देखिए 0 माइनस 0/2 यानी 0, यानी z माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब इसका रेडियस क्या है, पहले तो देखिए इसका डायमीटर फाइंड आउट अगर हो जाता है तो आराम से रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों पॉइंट्स गिवन है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम आराम से निकाल लेंगे। तो हमारा जो रेडियस आता है वो कितना आता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 0 यानी a माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, और 0 माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर यानी p स्क्वायर, ठीक। ये आया रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर आता है, आर स्क्वायर आता है। तो ये हमारा आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में देखिए इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस माइनस आ जाएगा माइनस 2a माइनस 2ax/2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax/2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2by/2 प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर ले लेते हैं। तो हमारा आएगा, एक मिनट, नहीं मैंने गलती कर दी। रेडियस जो आएगा हमारा वो कितना आएगा, वो हम वहां पे डायमीटर निकाल रहे थे वो,
तो वो आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रेडियस कितना आएगा, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, तो रेडियस आएगा हमारा, डायमीटर को 2 से डिवाइड किया, आर स्क्वायर हमारा कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4, है ना। तो आर स्क्वायर इतने बाई 4 भी आएगा। यहाँ पे भी हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 कुछ ज्यादा छोटा तो नहीं लिख दे रहा हूं, अगर आपको लगता है ज्यादा छोटा लिख रहे हूं तो कमेंट करके बता दीजिए। ठीक, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि एक सॉल्यूशन पूरा आपका इसमें दे दूं जिससे आप अच्छे से समझ भी जाओ, प्लस नोट करने में कोई दिक्कत ना हो, प्रॉपर लिखा रहे इस वजह से। तो चलिए आइए, इतना हो गया। अब अगला आता है आपका, वैसे आजकल YouTube में वो ऑप्शन देने लगा है कि आप उसको जूम करके भी देख सकते हो, बट मैं जानता हूँ दिक्कत होगी उससे फालतू, तो कोशिश करूंगा कि बड़ा थोड़ा लिखूं। जैसे ये 2 स्क्वायर नहीं, ये जेड स्क्वायर है। ठीक, तो चलिए, तो ये आ गया। तो आर स्क्वायर आपका इतना आता, आर स्क्वायर इज इक्वल टू है ये। अब यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को एक तरफ कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारा एक तरफ आ गया। फिर देखिए 4 से कर रहे हैं ना, ये 4 हमने डिनोमिनेटर में लिया, तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, 4y स्क्वायर आ जाएगा, 4z स्क्वायर आ जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब उसके बाद ए स्क्वायर बचेगा और बी स्क्वायर यहां बचेगा प्लस में, फिर यहां पे आ जाएगा -4ax और -4by इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4, और ये भी हमारा डिवाइडेड बाई 4 होगा ये सब, तो 4 से 4 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक, ये। अब इसके बाद देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 4 कॉमन ले लिए, अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या अच्छा यहां से भी 4 कॉमन हो जाएगा, माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू 0, तो 4 हमारा गया। नेक्स्ट स्टेप में आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। ये आ गया आपका, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में चले। फिर ये आपका क्या आ गया, ये आपका इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ गई। ठीक, ये क्या आ गया आपका, स्फीयर की इक्वेशन आ गई आपकी। तो क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा। तो स्फीयर की इक्वेशन आपकी आ गई है। अब हम क्या करते हैं, देखिए हम क्या निकाल लेते हैं, हमको सर्कल डिस्क्राइब करना है यहाँ पे। उस सर्कल डिस्क्राइब करने के लिए हमने ये स्फीयर की इक्वेशन निकाली, अब हम अपने प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। ऐसा प्लेन जो कि हमारे z एक्सेस के पैरेलल होगा और a और b पॉइंट हमारे उस प्लेन पे लाई करेगा, क्योंकि ओवर मतलब कि एट द एंड वो सर्कल को कंटेन कर रहा होगा ना, वो उस सर्कल को वो प्लेन हमारा कंटेन कर रहा होगा। और सर्कल के डायमीटर क्या है, a और b है, तो a और b हमारे प्लेन पे लाई करेगा, और हमारा प्लेन किस डायरेक्शन में होगा, z एक्सेस के डायरेक्शन में होगा, मतलब पैरेलल होगा z एक्सेस के। तो अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं क्वेश्चन। जो हमको प्रूफ करना है वो हम साइड में लिख दे रहे हैं। हमको क्या प्रूफ करना है, हमको ये दिखाना है कि जो हमारे सर्कल जब ए बी वेरी कराएंगे हम, तो हमारा जो सर्कल होगा वो हमारा ये वाला कोण हमको देगा।
इसको साइड में लिख लेते हैं 2xy माइनस z स्क्वायर साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। ये 2 है, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक प्लेन डिफाइन करने जा रहे हैं। तो सिंपल है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन ए बी, ठीक, इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पैरेलल टू z एक्सिस एंड कंटेनिंग द पॉइंट ए बी। तो यहां पे लिखेंगे द प्लेन पैरेलल टू z एक्सिस एंड, ये हम अलग लिख ले रहे हैं, एंड कंटेनिंग द पॉइंट ए बी। तो इस तरह के प्लेन की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? देखिए, हमारा ये जो प्लेन है, मान लेते हैं ये अगर हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये हमारा वो प्लेन है, ठीक, इस तरह से हमारा प्लेन बना है। ये हमारे प्लेन की वो है, तो ये आपको प्लेन हमारा दिख रहा होगा कि ये डॉटेड लाइन से हम प्लेन के पीछे जो हमारे एक्सेस है मैं उसको दिखा रहा हूं, ठीक। तो इस तरह से हमारा प्लेन है, ये हमारा अल्फा एंगल बना रहा है ना। अब आपको यहां पे ध्यान से क्या देखना है कि ये जो हमारा प्लेन है इसका y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट तो हमारा क्या है, a और b पॉइंट है, और जो हमारा z एक्सेस का इंटरसेप्ट है, ये जो हमारी z एक्सेस है, इसका इंटरसेप्ट कहां पे जाके हो रहा है, इन्फिनिटी पे। मतलब पहली बात तो कहीं हो ही नहीं रहा क्योंकि ये पैरेलल है, तो जब नहीं हो रहा तो कहां पे हम कंसीडर कर लेते कि इनफाइनाइट डिस्टेंस बाद जाके ये हमारा z इंटरसेप्ट इसका होगा। तो जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस जाके होगा तो z का इंटरसेप्ट क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया। तो हमें x y एक्सेस और z एक्सेस का अगर किसी भी प्लेन का इंटरसेप्ट पता है तो हम क्या कह सकते हैं कि हम उस प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म से। तो यहां पे लिखेंगे बाय यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी क्या कहती है, इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी कहती है कि x अपॉन ए का x का एक्सेस का इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y एक्सेस का इंटरसेप्ट b है प्लस z अपॉन z एक्सेस का इंटरसेप्ट जो कि इनफाइनाइट है इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा गायब हो जाएगा, डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट है, तो हम कह सकते हैं कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी, इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारी किसकी इक्वेशन आ गई, हमारे प्लेन की इक्वेशन आ गई है। अब अगर इस स्फीयर और इस प्लेन की इक्वेशन को एक साथ रख दें तो हमारा ए बी पे वो स्फीयर वो सर्कल की इक्वेशन हमको मिल जाएगी जो कि हमारे z एक्सेस के पैरेलल होगा और ए बी जिसका डायमीटर होगा। तो यहां पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ द सर्कल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, उस सर्कल की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच whose plane is parallel to the whose
plane is parallel to the z-axis and AB is its diameter। तो ये हमारी क्या होगी उसकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक, क्वामा करके ए एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1। यह हमारी सर्कल की इक्वेशन आ गई। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ अवर सर्कल। अब मैं इसको मिटा दूं। आई होप आप ये वाला डायग्राम समझ गए होंगे। कौन सी इक्वेशन है ये? 3, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। So circle. Now if AB varies, then we need to take the locus of the point AB with the circle। तो हमें क्या करना होगा अब कि इस स्मॉल ए और स्मॉल बी को इन दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट करना होगा। और इसके एलिमिनेशन के लिए यहां पे आप एक चीज देखिए, ये जो हमारी स्फीयर की इक्वेशन है ये हमारी किस तरह से लिखी है। यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई इंटू 1। ये हम कह सकते हैं इंटू 1, और हमारा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर from equation 1 and 2 we get x square plus y square plus z square is equals to ax plus by into x by a plus y by b। इतना आ गया। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको आगे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स से इसमें मल्टीप्लाई किया बचा एक्स स्क्वायर, बी वाई से इसमें मल्टीप्लाई किया बचा वाई स्क्वायर, ए एक्स से इसमें मल्टीप्लाई किया बचा कितना एक्स बाई ए बाई बी, और बी वाई से इसमें मल्टीप्लाई किया कितना बचा प्लस एक्स वाई बी बाई ए। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, बचा कितना जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई बाहर लिए, अंदर आया ए बाई बी प्लस बी बाई ए। ठीक, यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब मैं डायग्राम मिटा दे रहा हूं, डायग्राम क्योंकि अब कोई उतनी जरूरत नहीं है। और अब यहां थोड़ी सी स्पेस लेके ये ऊपर मिटा दे, नोट कर लीजिए आप। नोट कर लिए, चले तो हमको प्रूव करना है वो जो हमने राइट कॉर्नर टॉप कॉर्नर पे लिखा हुआ है।
तो यहां से हमारा क्या आ जाता है, हाँ अब ये जो डायग्राम देखिए, ये जो हमारा डायग्राम था, ये था ए, ये था बी, ये एंगल कितना था, अल्फा था, ठीक। ए का जो कोऑर्डिनेट था वो कितना था, a, 0, 0, दिस मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये a था, और b का कोऑर्डिनेट था 0, b, 0, दिस मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट था ये b था, है ना, यहां तक का लेंथ b थी। अब इस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से ये जो हमारा a बाई बी है, a बाई बी है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, अरे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये कॉट अल्फा आ जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब यहां पे अगर हम लिखने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा z स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू ए बाई बी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट अल्फा, प्लस बी बाई को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan अल्फा। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, साइन और कॉस में चेंज करते हैं tan और कॉट को, तो एक्स वाई कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा हमारा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई 1 अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा, इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई इज, यहीं पे लिखते हैं, एक्स वाई इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 से इंटू किया, 2 से डिवाइड किया, 2 इधर भेज दिया, तो ये आ गया हमारा 2xy इज इक्वल्स टू 2 यानी जेड स्क्वायर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, दिस इंप्लाइज 2xy इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर साइन 2 अल्फा। ठीक, अब जेड स्क्वायर को इस तरफ लेते आते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, बस हमारा ये प्रूफ हो गया यहीं पे। अब तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक आप लोगों को। ये हमारा आ गया 2xy माइनस जेड स्क्वायर साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये आपका आ गया जो हमको प्रूफ करना था। अब जब आप कोण पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इसको हम कोण कह रहे हैं, या इस इक्वेशन, कोण की इक्वेशन होती है ये इस तरह से। ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, तो पॉज करके इसको आराम से नोट डाउन कर लीजिए। ये यहाँ पे b है, a बाई बी। ठीक, तो नोट कर लिए होंगे आई थिंक आप। तो यहीं पे ये लेक्चर हमारा खत्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। आई थिंक इसके बाद केवल 3 क्वेश्चन बाकी हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 देख लूं, बस यही 3 क्वेश्चन रह गए हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 14 है। उसके बाद हम चालू करेंगे आपका, फिर मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगभग बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्पीयर के। देखिए, आपको साफ भाषा में बताऊं तो स्पीयर्स में और स्ट्रेट लाइंस एंड प्लेन्स में और पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं
जितने भी, ठीक, अगर आपको ये लेके चलना है कि आपको केवल और केवल बीएससी मैथ्स से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अराउंड 80% से लेके 90% तक स्कोर करना है, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं इन तीनों यूनिट में मेरे, फिर बार बार कह रहा हूं, इन तीनों यूनिट में मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये आपके इतना मैथ्स में इतना स्कोर करवाने के लिए काफी होंगे। किसमें? ज्योमेट्री में, ठीक। मेरा खुद रिजल्ट आया है जो कि इतना परसेंट मैंने बनाया फर्स्ट ईयर में, ठीक। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि अगर आपको, देखिए मेरे परसेंटेज पे मत जाइए, ठीक, या ये मत सोचिए कि आपका एम 75 के आसपास लाना है। यहां पे अगर आप 80-90 एम लेके चलते हो, उसकी कोशिश करते हो, उसके लिए पुश मारते हो, तो वो आप कहीं 75 प्लस आराम से फोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपका एम ही 75 है तो वो आपको 60s में खींच ले जाएगा। तो मेरी बात आप समझ रहे हो? और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत मेहनत करके लाया हूं 71, बस 2 से 3 महीने की थी, लेकिन रोज मेरे को 12 घंटे देने पड़े थे, 2 महीने केवल, उससे भी ज्यादा नहीं, 2 महीने और रोज मेरे को 12 घंटे देने पड़े थे, तब मेरे इतने बने हैं। मेरे मैथ में, जबकि अगर आपको बताऊं तो मैथ्स में आए हैं मेरे 115 150 में से। मैथ्स में देख लीजिए कितना परसेंटेज बना, उस हिसाब से 5 से 2 और 3 और 30, तो 23 डिवाइडेड बाई 30, 0.7 जा 21, तो 0 6 जा 180, हाँ, तो ये हमारा 76.67% मैथ्स में मैंने स्कोर किया है। मतलब अगर केवल मैथ्स का स्कोर देखें तो। फिजिक्स में मेरा थोड़ा सा खराब चला गया था, वो करीब 101 आया है, और मेरा थर्ड सब्जेक्ट डिफेंस है, तो उसमें शायद मेरा 105 आया है, मैं भूल गया थोड़ा सा, 105 है कि 106। टोटल ओवरऑल मेरा 319 बन रहा था 450 में से, ठीक। तो यही मैं बता रहा हूं कि आप आराम से 80 से 90% स्कोर कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको ये है कि जितना मैं कराया हूं इसमें, ठीक, इसको लाइटली मत लीजिएगा, ये मैं ऐसे ही करा दे रहा हूं आपको यूट्यूब पे, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करके चल रहा हूं। सो आई होप आप इसका महत्व समझ पाओगे, क्योंकि किसी को नहीं मिलता ये। जब मैं आया था फर्स्ट ईयर में, तो मेरे को क्या, मेरे कई दोस्तों को तक को ये सब कंटेंट नहीं मिल रहे थे, एटलीस्ट फ्री तो नहीं मिल रहे थे यूट्यूब पे। तो इसीलिए मैंने ये सब यहाँ पे स्टार्ट किया, तो क्योंकि मैं जानता हूँ कि क्या मुश्किलें उठानी पड़ती हैं, और अगर आप एग्जाम टाइम देख रहे हो तो आप और ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि वो प्रेशर अभी आप फील कर रहे हो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और जो अभी स्टार्टिंग में देख रहे होंगे उनको इतना नहीं पता लग पाएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम का प्रेशर वो एग्जाम टाइम ही समझ पाएंगे जब पेपर पास आएगा, क्योंकि ये स्कूल का पेपर नहीं है जिसमें हम बता सके कि क्या कैसे आएगा, ये हमारे यूनिवर्सिटी का पेपर है। वैसे तो प्रिडिक्टेड चीजें ही आती हैं, बहुत प्रिडिक्टेड पेपर बनाते हैं यू, है ना, प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन उठ उठ के आते हैं। पिछले 3 साल का पेपर आप कर लिए, पिछले 3 साल का पेपर अगर आप रट लिए अच्छे से, मतलब आपका एक एक चीज रट गया, सारे क्वेश्चन, ठीक, तो आप ये समझ के चलिए कि आराम से आप जो 80% प्लस फोड़ के आएंगे। सेफ्टी के लिए आप 5 साल ले लीजिए, बहुत आपको चाहिए तो, है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं है ना, आप लोग और अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बस थोड़ा सा रोज कंसिस्टेंसी चाहिए इसमें, बस और कुछ नहीं चाहिए। कंसिस्टेंट रहिए, रोज आप जो है बस रिवीजन करिए, थोड़ा सा आधा घंटा रिवीजन और 1.5 घंटा या 1 घंटा आप जो है दे दीजिए कोई भी एक सब्जेक्ट को, या 2 घंटा दे दीजिए कोई भी एक सब्जेक्ट को रोज का, बस 2.5 से 3 घंटे में आपका बीएससी हो जाएगा, है ना। और उसके बाद 3 घंटा मान लीजिए अगर आप बीएससी को दे दे रहे हैं, तो बाकी अगर आप दिन में लगभग 7 से 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर भी 5 से 4 घंटे आप आराम से निकाल सकते हो, किसके लिए,
कोई भी अपने अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और 5 से 4 घंटे बहुत होते हैं अगर आप बीएससी के साथ। वैसे तो मुश्किल होता है, मैं जानता हूँ, इतना आसान नहीं रहता बीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मैनेज करना। जब तक बच्चा बीएससी करता नहीं है तब तक उसको पता नहीं है, मतलब बताया नहीं जाता कि बीएससी क्या है, बहुत हल्के में लेके चला जाता है, बहुत ही कह सकते हैं कि पोलाइटली लाइट वे में ले लिया जाता है बीएससी को, लेकिन काफी भयंकर सिलेबस है और वो आपको पता लग रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।